वेलकम टू एजुकेशन विथ यू यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम इस टॉपिक में देखेंगे आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत के पास में क्या चैलेंज रहे हैं। तो सबसे पहले 1947 के बाद भारत की स्थिति देखेंगे, क्योंकि रियासतों का एकीकरण भारत को करना था। तो 1947 के बाद, क्योंकि पार्टीशन जब होता है इंडिया का, तो पार्टीशन में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, शरणार्थियों के लिए समस्या उत्पन्न होती है। लगभग 80 लाख लोग हैं यहाँ पर, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लाखों की मौतें होती हैं। तो विभाजन यहाँ पर एक कारण बनता है। रियासतों का सवाल था, क्योंकि 562 देशी रियासतें थी। आर्थिक चुनौतियां भारत के सामने थी। तो 1947 के बाद भारत की स्थिति में स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों का विलय करना था, उनका एकीकरण करना था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। राजभाषा की समस्या थी, जनजातीय समस्याएं थी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार करना था, औद्योगिक नीति का विकास करना था, विदेशी नीतियों का विकास करना था, और भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध हमें तय करना था। भारत में आपातकाल की घोषणा और उसका प्रभाव भी बाद में पड़ता है। तो स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों का विलय करना और उसका एकीकरण करना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। देशी राज्यों का एकीकरण का अर्थ था कि भारत में 565 रजवाड़ों का भारतीय संघ शामिल है। जो यहाँ पर 562 दे रखे, 565 थे यहाँ पर, ठीक है। तो 565 रजवाड़ों का भारतीय संघ में शामिल होना था। स्वतंत्र भारत में राज्य के दो हिस्सों में बटे हुए थे। पहला भाग था ब्रिटिश प्रांत, जिन पर अंग्रेज सरकार प्रत्यक्ष प्रभाव था। दूसरा भाग था 565 देशी रियासतें, रजवाड़े, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के बदले में घरेलू स्तर पर स्वायत्तता प्रदान किया गया था। आज़ादी के बाद 565 रियासतों में स्वतंत्र राज्य कायम करने का महत्वाकांक्षा पैदा हो गई, क्योंकि 565 की 565 है, वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाह रही थी, ठीक है। तो 20 फरवरी 1947 को क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों से संबंधित अपना अधिकार एवं कर्तव्य है नवगठित राज्यों को सौंपने का इरादा नहीं रखती है। मतलब देशी रियासतें अपने हिसाब से देख सकती हैं, वो भारत में विलय हो सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं, या पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। तो देशी रियासतों के संदर्भ में भारत सरकार की क्या नीतियां रही उस समय। भारत सरकार का कहना था कि देशी रियासतों के पास स्वतंत्र रहने का कोई विकल्प नहीं है। उनके पास एकमात्र विकल्प है कि भारत अथवा पाकिस्तान में उनको शामिल होना होगा। तो जून 1947 में भारत सरकार के द्वारा देशी रियासत विभाग स्थापित किया गया, और इस विभाग के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव जो थे वो थे बीपी मेनन, वो सचिव थे। तो देशी रियासतों के विलय के संदर्भ में सरदार पटेल की नीतियां थी। क्या नीतियां थी? पुरस्कार की नीति सरदार पटेल ने अपनाई। सरदार पटेल के द्वारा सबसे पहले लंच पार्टियों का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने वाले राजाओं से यह अपील किया गया कि वह 3 विषय, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, भारतीय संघ को सौंप दे। पटेल ने देशी रियासतों के प्रमुख से यह वादा किया कि उन्हें भारतीय संघ में उच्च पद यानी गवर्नर और मंत्री दिए जाएंगे। गवर्नर और मंत्री उनको बना दिया जाएगा। उनकी संपत्ति का अधिकांश भाग है उन्हीं को दे दिया जाएगा। दूसरी नीति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई थी, वो थी दंड की नीति। जैसे 15 अगस्त 1947 तक देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए, तो समझौते की शर्तों को यहाँ पर कठोर कर दिया जाएगा। तो ये दंड की बात बोल दी कि भाई अगर आप शामिल नहीं होते हैं 15 अगस्त 1947 तक, तो आपको दंड भी दिया जाएगा। पटेल की चतुराई, संगठनात्मक क्षमता, दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप 1947 तक लगभग सभी रियासतों का भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, किंतु 3 रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हो पाई। वो कौन कौन सी थी? जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये ऐसी रियासतें थी जो भारत सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही थी। तो इन तीनों का हमने विलय किया। किस तरीके से विलय किया? तो इसमें हम उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चुनौतियों के आधार पर, जैसे भारत के सामने जब विभाजन हुआ था, तीनों का जब विलय देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं पार्टीशन हो गया रियासतों का। के बाद में आर्थिक चुनौतियां थी। आर्थिक चुनौतियों में कृषि पिछड़ी हुई थी, अकाल और खाद्यान्न की कमी थी, औद्योगिक आधार बहुत कम था, विदेशी पूंजी और मशीनों पर हमारी निर्भरता थी। सामाजिक चुनौतियां उस समय थी, जातिवाद था, सामंतवाद था, असमान था। राजनीतिक चुनौतियों की बात करें तो लोकतंत्र की नींव हमें रखनी थी, संविधान का निर्माण हमें करना था, और एकता बनाए रखना था। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? सीप इसकी ट्रिक हो जाएगी। आई सीप, आई सीप इसकी ट्रिप हो जाएगी। इससे हमें याद रह जाएगा ये। इससे कैसे याद रह जाएगा? आई फोर
इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, जो भी रियासतें थी उनको मिलाना था। दूसरा सोशल इश्यूज जैसे जाति और संप्रदाय। E4 इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक इश्यूज थे। स्टेबलाइज कॉन्स्टिट्यूशन, तो E4 स्टेबलाइज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हमें निर्माण करना था। और पार्टीशन की प्रॉब्लम थी। तो ये 5 प्रॉब्लम थी भारत के सामने जब पार्टीशन हुआ था। ठीक है। अब जूनागढ़ का भारतीय संघ में किस तरीके से विलय हुआ। ठीक है। तो रियासतों के एकीकरण में जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है और जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ के विलय हम देख लेते हैं पहले। सौराष्ट्र के तट पर स्थित जूनागढ़ भारतीय भूभाग से गिरा हुआ था ये। ठीक है। यहाँ के शासक थे महावत खान। ठीक है। और महावत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी थी। जूनागढ़ की ज़्यादातर जो प्रजा थी वो हिंदू थी, और वो हिंदू प्रजा है भारत में शामिल होना चाहती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में शामिल हो। जूनागढ़ में लोगों के द्वारा शासन विरोधी जन आंदोलन शुरू किया गया और महावत खान को राज्य छोड़कर मजबूर कर दिया गया। महावत खान ने यहाँ पर राज्य छोड़ दिया, क्योंकि महावत खान को राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक हिंदू थी और वो शासन का विरोध करने लगी। परिणाम स्वरूप क्या होता है, श्यामलदास गांधी के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन होता है। फिर यहाँ के दीवान थे शाहनवाज भट्टो, इसके अनुरोध पर भारतीय सेना का जूनागढ़ में प्रवेश हो गया था और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर जनमत संग्रह से जूनागढ़ है भारत में शामिल हुआ था। तो कैसे हुआ था, 1948 में हुआ था, जनमत संग्रह से हुआ था, बाद में ये जूनागढ़ शामिल हो जाता है। अब दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर का किस तरीके से विलय हुआ। तो जम्मू कश्मीर जैसे 1947 में कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। ये आज़ाद रहना चाहते थे। ठीक है। और इन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में कश्मीर को विलय न करते हुए एक स्वतंत्र स्थिति काम करने की यहाँ पर कोशिश की। एक मिनट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो जम्मू कश्मीर का विलय कर रहे थे, तो पाकिस्तान यह मानता था कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश प्रजा है वो मुस्लिम थी कश्मीर की। ठीक है। तो दूसरी तरफ कश्मीर लोग कहते थे कि पहले हम कश्मीरी हैं, बाद में कुछ और हैं। तो कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उनके द्वारा एक जन आंदोलन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था कि राजा हरि सिंह का पद छोड़ दे और कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए। तो ये कश्मीर में जन आंदोलन शुरू किया था शेख अब्दुल्ला के द्वारा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। फिर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के समर्थन से पठान कबीलाइयों ने, तो ये कबायली हमला होता है, पठान कबायली पाक स्पॉन्सर्ड हमला होता है ये। तो महाराजा ने भारत से मदद मांगी और शर्त के आधार पर भारत में इसका विलय कर लिया गया। तो जब ये आंदोलन हुआ, मतलब कि पठान कबीलाइयों ने कश्मीर के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत सरकार ने सहायता देने से पहले कश्मीर को भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा, सशर्त प्रस्ताव रखा। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने कश्मीर के मुख्य क्षेत्र से पठान घुसपैठियों को भगा दिया, लेकिन अभी भी घाटी के एक बड़े भूभाग पर पाकिस्तानी समर्थित गुटों का अवैध कब्जा है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि ये सशर्त यहाँ पर भारत में विलय कर लिया गया था। 22 अक्टूबर को उन्होंने आक्रमण किया था, 26 अक्टूबर को यहाँ पर विलय कर लिया। तो यहाँ पर पहला भारत पाक युद्ध है 1947-48 में ही होता है, इसको पहला भारत पाक युद्ध हम कह सकते हैं। फिर बाद में ये मामला है यूएन में मामला चला जाता है और यूएन में जनमत संग्रह का वादा किया जाता है, लेकिन ये अधूरा ही रहता है। और 1954 में भारत में औपचारिक विलय इसका हो जाता है, 1954 में जाके। ठीक है। और यूएन में भी ये मामला चला जाता है।
उसके बाद में आता है एक हैदराबाद। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया। अभी हैदराबाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या, ऐसी वीडियो में देख लेते हैं हैदराबाद का विलय भी, थोड़ी सी टाइम में। तो दूसरा हमारा आता है हैदराबाद। ठीक है, क्योंकि विलय तो हमें करना ही है। जम्मू कश्मीर का हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, महाराजा हरि सिंह ने बेबस होकर के विलय पर हस्ताक्षर कर दिया था। कश्मीर का, कश्मीर फिर भारत का अंग बन गया। और ये जो यूएन में मामला गया था, लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर पंडित नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को जनवरी 1948 में यूएनओ में पेश कर दिया था, और इसके बाद यूएनओ के द्वारा हस्तक्षेप करके दिसंबर 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो विराम करवा दिया जाता है यूएनओ के द्वारा। और फिर यूएनओ ने एक प्रस्ताव 1951 में दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को हटाने के बाद वहां जनमत संग्रह के द्वारा कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को तय किया जाएगा। और कश्मीर में 1951 में संविधान सभा की बैठक हुई, और 1954 में कश्मीर के भारत में विलय को मंजूरी यहाँ पर दे दी जाती है। अब भारत संघ में हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? देखिए, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। निजाम थे उस्मान अली खान। तो हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय भूभाग से घिरा हुआ प्रदेश था, भारत का सबसे बड़ा रियासत था। यहाँ का शासक था मीर उस्मान अली खान। यहाँ की 80% जो प्रजा थी वो हिंदू थी, लेकिन निजाम है यहाँ पर अलग रहना चाहता था। निजाम हैदराबाद को एक आज़ाद रियासत का दर्जा प्रदान करना चाहता था। फिर नवंबर 1947 में क्या होता है, नवंबर 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौता भी किया, लेकिन हैदराबाद में राजनीतिक हलचल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। हैदराबाद में विरोध यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। हैदराबाद कांग्रेस है वो लोकतंत्र की मांग कर रही थी। तेलंगाना कम्युनिस्ट विद्रोह हो जाता है यहाँ पर। मजलिस ए एतवाहादुल मुस्लिमीन प्लस रजाकर, ये सभी विरोध यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। इस समय हैदराबाद में 3 राजनीतिक सक्रिय थी। हैदराबाद रियासत कांग्रेस, ये आप देख रहे हैं कांग्रेस है, हैदराबाद रियासत कांग्रेस है, जो राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन हेतु जन आधारित सत्याग्रह ये चला रही थी, लोकतंत्र की मांग कर रही थी। दूसरी थी तेलंगाना कम्युनिस्ट विद्रोह। तेलंगाना के कम्युनिस्ट के नेतृत्व में निजाम के अत्याचार और भूस्वामियों के शोषण के विरुद्ध किसान आंदोलन चल रहा था। और हैदराबाद में एक सांप्रदायिक संगठन था जिसका नाम था मजलिस ए एतवाहादुल मुसलमीन। इसके द्वारा काजिम रिजवी के नेतृत्व में एक अर्धसैनिक बल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था निजाम के विरुद्ध होने वाले जन आंदोलन को दबा देना। फिर क्या होता है, जून 1948 तक सरदार पटेल हैदराबाद को लेकर काफ़ी अधीर हो गए थे और वे जल्दी ही इस मुद्दे का समाधान चाहते थे। तो इस समय जून 1948 में माउंटबेटन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे सरदार पटेल का काम और आसान यहाँ पर हो जाता है। और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना है ऑपरेशन पोलो यहाँ पर हैदराबाद में करती है, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में प्रवेश कर जाती है, और मात्र 3 दिन में हैदराबाद भारत के सामने समर्पण कर देता है। और नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। और ये जो निजाम मीर उस्मान अली खान है, इसको हैदराबाद का भारतीय संविधान के तहत राज्य प्रमुख बना दिया जाता है, मतलब गवर्नर यहाँ पर बना दिया जाता है, राज्यपाल यहाँ पर बना दिया जाता है। और निजाम की संपत्ति के अधिकांश भाग को उसके रखने की अनुमति दे दी जाती है कि वो अपने पास ये अपना भाग है वो रख सकता है। और फिर जूनागढ़ का तो हमने देख लिया था। अब आते हैं फ्रांसीसी क्षेत्र का किस तरीके से विलय हुआ था। तो देखिए, नवंबर 1954 में भारत एवं फ्रांस ने एक शांतिपूर्ण बातचीत के आधार पर फ्रांसीसी क्षेत्रों को भारत में विलय करने का निर्णय लिया। पुर्तगाली भारत में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। तो फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों ने शांति से भारत में विलय हुए थे 1954 में। फ्रांसीसी पांडिचेरी, चंदेरनगर, कराईकल, माहे और यनम, ये क्षेत्र थे फ्रांसीसी क्षेत्र। इनको
भारत में शांति से शामिल कर लिया गया, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच में शांतिपूर्ण बातचीत हुई और इससे शामिल हो जाते हैं। लेकिन पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे। गोवा, दमन दीव है, इनको पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे। लोगों के द्वारा पुर्तगाली विरोधी आंदोलन चलाया गया और 17 दिसंबर 1961 को नेहरू के सुझाव पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाया। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा में प्रवेश कर गई और पुर्तगाली सरकार ने बिना प्रतिरोध किए गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया। तो इस तरह भारत में राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में 1947 से पहले राज्यों की स्थिति क्या थी, फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों और इसके समक्ष क्या प्रमुख समस्याएं थी, उसके बारे में हमें बात करनी थी। फिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। तो देखिए, 1947 से पहले राज्यों की जो स्थिति थी, अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में राज्यों का गठन वहाँ के विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं को ध्यान में रख के बिना किया गया था। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार है, अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो राज्यों का गठन किया था वो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर नहीं किया था। जनता की मांग थी कि भाषा हमारी पहचान है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ये जनता चाहती थी। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जैसे स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था, तो राज्य भाषा का मुद्दा और भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना है हमें। तो प्रत्येक क्षेत्र का वहाँ रहने वाले लोगों की भाषा और संस्कृति की पहचान के आधार पर गठन करना था। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ब्रिटिश काल में अंग्रेज सरकार या राज्य क्षेत्रों का गठन उक्त क्षेत्रों की भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने राज्यों का गठन अपने साम्राज्यवादी हितों के आधार पर किया था। अंग्रेजी साम्राज्य के विघटन के बाद कई राज्य है बहुभाषी या बहुसांस्कृतिक वाले थे, इसी आधार पर वे अपनी पहचान चाहते थे। तो तत्कालीन समय में समस्या यह भी थी कि बाधा करने के बावजूद नेहरू जी राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के मुद्दे पर अधिक संसक्त और डरे हुए क्यों थे, क्योंकि बाधा तो किया था नेहरू जी ने कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, लेकिन अभी वो डरे हुए थे। इसका कारण क्या था, अभी हाल ही में राष्ट्रीय धर्म के नाम पर दो भागों में टूट चुका था, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान में टूट गया था। दूसरा, वे पुनः भाषा जैसे भावुक और संवेदनशील मुद्दे पर राज्यों के गठन के विचार से चिंतित थे, क्योंकि भाषा के आधार पर अगर राज्य बढ़ जाते हैं तो ऐसे ना हो कि भारत के और ज़्यादा टुकड़े हो जाएं भाषा के आधार पर। तो भारत सरकार के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में कुछ प्रयास यहाँ पर किए गए। जैसे बात करते हैं 1948 की, भाषाई राज्यों का विरोध यहाँ पर किया गया एस के धार कमीशन के द्वारा। तो 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था 1948 में, एस के धार कमीशन 1948, जो भाषाई राज्यों का विरोध कर रहा था। तो ये भारत भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने के संदर्भ में ये प्रयास किए गए थे। 1948 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त ये न्यायाधीश थे एस के धर, इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। फिर 1948 में पंडित नेहरू ने एक समिति का गठन किया और इस समिति में वे स्वयं भी सदस्य बने थे। फिर एक जेबीपी समय कमेटी आती है। जेबीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने भाषाई राज्य को टाल दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। इसमें तीन जेबीपी कमेटी जो 1948 में बनी थी, इसमें नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, गौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी के संघर्ष के समय राष्ट्रवादी नेताओं ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को न केवल स्वीकार किया था, अपितु इसके लिए अपने प्रस्तावों में प्रावधान भी किया था। लेकिन हम बात करें जैसे 1920 की, 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसके एक प्रस्ताव के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, प्रांतों के भाषाई आधार पर गठन का प्रस्ताव किया गया था।
जेबीपी कमेटी ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास को देखते हुए अभी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज भी नहीं किया, इन्होंने टाल दिया था बस उसको। जेबीपी कमेटी है, उन्होंने टाल दिया था कि अभी हम ज़्यादा ध्यान देंगे राष्ट्रीय सुरक्षा पर, प्रशासनिक सुविधाओं पर और आर्थिक विकास पर। बाद में हम देखेंगे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना हमें चाहिए। फिर आंध्र प्रदेश में आंदोलन हो जाता है 1952 में। अक्टूबर 1952 में एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू। ये पोट्टी श्रीरामल्लू है, ये आमरण अनशन करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन करते समय। पोट्टी श्रीरामल्लू, इन्होंने पृथक आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके चलते दिसंबर 1952 में उनका निधन हो जाता है। और फिर 1953 में आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को ये आंध्र प्रदेश है, एक पृथक आंध्र प्रदेश का गठन होता है। और इसी समय भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु एक आयोग का गठन भी कर दिया जाता है कि भाषाई आधार पर हमें एक आयोग बना देना चाहिए। फिर फजल अली के एम पत्नीकर, फजल अली कमीशन 1953 आता है भाषाई राज्यों की सिफारिश के लिए। फजल अली के एम पत्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी कुछ सिफारिशें थी। उसकी क्या सिफारिशें थी? राज्यों के गठन करते समय भाषा के साथ साथ सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा, आर्थिक विकास जैसे कारकों पर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यहाँ पर पारित कर दिया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये 1956 में पास कर दिया जाता है। और इस अधिनियम के अनुसार भारत में तत्कालिक रूप से 14 राज्य और 6 संघ शासित राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन यहाँ पर, या संघ शासित राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया था। फिर राजभाषा का प्रश्न हो जाता है, संघीय भाषा का मुद्दा यहाँ पर उठ जाता है। तो संघीय भाषा का मुद्दा यहाँ पर जो उठता है, क्योंकि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता के समक्ष दो प्रकार की चुनौतियां विद्यमान थी। संघ की राजभाषा का मुद्दा कि संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए। संघीय राजभाषा का अर्थ था कि सरकार के कामकाज में प्रयोग आने वाली भाषा। जैसे ही स्वतंत्र भारत में राजभाषा पर बहस शुरू हुई, वैसे ही हिंदी भाषा और गैर हिंदी क्षेत्रों में इस मुद्दे पर वैचारिक टकराव शुरू हो गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया। फिर बीजे खेर कमेटी आती है। ठीक है, अंग्रेजी को यहाँ पर 15 साल तक सहायक लैंग्वेज रखा गया 1965 तक, और संविधान में 1950 में हिंदी देवनागरी को यहाँ पर राजभाषा का नाम दिया गया। बीजी खैर कमीशन 1955 में आता है, ये हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। संविधान के प्रस्ताव प्रावधानों के अनुरूप 1955 में वीजी खैर के नेतृत्व में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। वीजे खैर कमेटी ने 1956 में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दे दी थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अभी सभी सरकारी विभागों में हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि 1965 तक हिंदी अंग्रेजी भाषा का स्थान ले सके। क्योंकि 15 साल तक 1950 से 1965 तक अंग्रेजी भाषा को सहायक भाषा बना दिया, और सहायक भाषा के स्थान पर हम हिंदी भाषा को ला सके, ऐसा वीजी खैर कमेटी के आदेश थे। गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे तमिलनाडु है, उसने इसका विरोध किया। ठीक है, तो राजभाषा के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किए गए। संविधान में यह प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के संघीय राजभाषा होगी। अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाजों में 1965 तक होगा, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। संविधान में यह प्रस्ताव किया गया कि यदि कोई विशेष प्रयोजन हो, कोई विशेष स्थिति पैदा हो जाए, तो संसद इस संदर्भ में कानून बना सकती है। पंडित नेहरू हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन अंग्रेजी को सहायक भाषा बनाए रखने के लिए हिमायती भी थे। तो 1959 में क्या होता है, पंडित ने संसद में एक भाषण में कहा कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तब तक किया जाएगा जब तक कि गैर हिंदी भाषी लोग इसे आवश्यक ना समझे। ठीक है, फिर 1963 में यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आ जाता है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में राजभाषा अधिनियम पारित हो जाता है 1963 में। और इसमें नेहरू के द्वारा दिए गए आश्वासन स्पष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप गैर हिंदी भाषी लोगों का आंदोलन यहाँ पर चलता रहा, क्योंकि अंग्रेजी को भी वो जारी रख रहे थे। तो
नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 1963 के राजभाषा अधिनियम में 1967 में संशोधन किया और 1967 में कुछ संशोधन किया और यह स्वीकार किया गया कि हिंदी के साथ साथ हमें अंग्रेजी भाषा को संघीय सरकार में हमें यूज करना होगा, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद में प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह भारत में द्विभाषी नीति को स्वीकार कर लिया गया कि दोनों भाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमें यूज करना यहाँ पर होगा। तो इंग्लिश यूनिटी लैंग्वेज क्या है हमारी? इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं, चौथा लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चौथा और पांचवा। धन्यवाद।